नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्र, आपके बात की शुरुआत तो सबसे पहले कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अपने नामांकन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपने सरकार के पुनरावृत्ति की शुरुआत कर दी है। अब गोरखपुर के नामांकन के बाद अब वहाँ बाकी दलों का सिर्फ फॉर्मेलिटी है, चूंकि सीट खाली छोड़ा नहीं जा सकता, बदनामी होगी, इसलिए और राजनीतिक दल के लोग अपने अपने उम्मीदवार को वहाँ पर खड़ा करेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के मठ के प्रभाव से प्रभावित थी। अब तो उनके खैर 5 साल के कार्यकाल का अपना एक काम भी है जो उनको ये बात जांचने का अवसर देती है कि योगी जी मठ के अलावा भी बहुत कारगर उपयोगी और उत्तर प्रदेश में योगी प्लस उपयोगी बराबर बहुत बहुत उपयोगी है। खैर, आज ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था। बड़ा महत्वपूर्ण ये भी था कि आज पहली बार भारत के राजनीति में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चाणक्य घोषित किया जा चुका शख्स, जो अभी भारत के यशस्वी गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्रीमान अमित शाह स्वयं योगी आदित्यनाथ के पर्चा दाखिला में कलेक्टर के सामने खड़े थे। मतलब जो निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं उसको, वैसे आमतौर पर जिलाधिकारी होता है, लेकिन अभी वो निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में है। तो निर्वाचन अधिकारी के सामने स्वयं भारत का गृह मंत्री खड़ा था योगी आदित्यनाथ के सहयोग में, समर्थन में। तो जो कुछ लोग इधर उधर की बात या बकवास कर रहे हैं, उनके लिए सीधा संदेश है कि योगी और मोदी एक ही बात है, सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ योगी छपा है, दूसरी तरफ मोदी छपा है, और वो सिक्का पूरे दुनिया में नाम कमा रहा है, उत्तर प्रदेश में अपना काम चला रहा है। खैर, आज बात उत्तर प्रदेश के ही एक शहर पिलखुआ के बॉर्डर पर, जहां पर असुरुद्दीन ओवैसी पर हमले का जो ड्रामा हुआ, कल मैं उस पर पूरा आधे घंटे तक बोला था और मैं कुछ आशंकाएं व्यक्त किया था। उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं, बट एक आध बात उसका कह देता हूँ। हमलावर गाड़ी के बिल्कुल पास से गोली मारते हैं, लेकिन गोली असुरुद्दीन ओवैसी के आसपास भी नहीं लगता, वो गाड़ी के टायर में लगता है, जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है। 2 बुलेट मार गाड़ी के बॉटम में, मतलब निचले हिस्से में लगे हुए। अब जो कल तो सिर्फ नाम बताया गया था कि वो हिंदू लोग हैं, आज बाकायदे उनका कुंडली तक बता दिया गया कि वो हिंदू सेना से संबंधित है और ये लोग हैं। ये भी बता दिया गया कि पुलिस के कस्टडी में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बोला कि हम ओवैसी बंधुओं के हेट स्पीच से दुखी थे, इसलिए उनको डरा रहे थे। गोली मारना हमारा उद्देश्य नहीं था, हम गोली मारते तो सीने में मारते, चूंकि हम बड़ा नजदीक थे, लेकिन गोली नहीं, हमने उनको आवाज कराया और अपना विरोध दर्ज कराया। एक सिरफिरा आदमी अपने आप को हिंदू सेना का अध्यक्ष कहता हुआ टीवी पर आया और बोला कि मुझे फक्र है कि वो हिंदू सेना का कार्यकर्ता है, हम उसको लीगल सपोर्ट देंगे और हम उसको सार्वजनिक सम्मानित करेंगे। ये 2-3 चीजों पर आपसे बात करूं और उसी के कंटेंस्ट में कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असरुद्दीन ओवैसी का देश में क्या राजनीति में योगदान है, और असरुद्दीन ओवैसी को जब देश की सबसे बड़ी सुसज्जित सुरक्षित Z+ की सुरक्षा दी गई है, जो प्रधानमंत्री के बाद की सबसे बड़ी सुरक्षा है, उसको उसने लेने से क्यों मना किया, इसकी क्या राजनीति। मित्रों, सबसे पहला बात जो मुझे लगा वो समाचार चैनलों के बिहेवियर पर, जब उस अपराधी की पूरी जन्म कुंडली खंगाल दी और एक सिरफिरे आदमी का बयान चला रहे, जिसमें हिंदू सेना का नाम से बदनामी फैलाई जा रही है हिंदुओं का। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये हमला एक सोची समझी राजनीति नहीं, एक षड्यंत्र है, और एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मामला पोलराइजेशन मतलब पोलराइज हो और ये हिंदू मुसलमान करके पश्चिम में एक सीधी लड़ाई खींची जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे 5-6 महीने से उत्तर प्रदेश में है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके ये देखा
कि उत्तर प्रदेश में हमारा कहीं कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यहाँ पर हिंदू मुसलमान का खाई खत्म हो गया, अगले पिछड़े की खाई खत्म हो गई है। अब यहाँ जो है वो या तो भाजपा का समर्थक है या भाजपा का विरोधी है, वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बड़ा है, ना छोटा है, ना अगला है, ना पिछड़ा है। इस खाई से अंग्रेज भी परेशान हो गए थे। जब 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था भारत में, तो उनके लिए बड़ा चिंता का विषय था कि भारत में हार कैसे हो। मुट्ठी भर के लोग हमारी इतनी बड़ी सशक्त आधुनिक सुसज्जित सेना से मुकाबला कैसे किए। तो उन्होंने एक मैकाले नाम का जंतु भेजा, जिसने यहाँ पर इस देश में आके बोला कि भाई यहाँ पर तो जीतने का कहीं कोई जगह जैसी नहीं, क्योंकि इस देश में कोई धर्म नहीं, जो है वो हिंदू भारतीय है। मुसलमान और हिंदू तो ऐसे एक साथ रहते हैं जैसे दो भाई एक साथ रहते हो, भाई बहन एक साथ रहते हो, माता पिता एक साथ रहते हो, दो मित्र एक साथ रहते हो। फिर उन्होंने जो किया वो एक बड़ी चीज हो जाएगी, आज का वो विषय नहीं है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भी कुछ इसी तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में आया है, और भाजपा की जो सरकार केंद्र में चल रही है उसमें मैं भी, हम लोग चूंकि सामाजिक लोग हैं और समाज के हर लोगों से मिलना जुलना, खबर निकालना, खबर के विषय की खबर जानने के लिए जो हम आते जाते लोग हैं, तो हम देखते हैं, पूछते हैं लोगों से। और आप भी अब तो यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। अब समाचार जानने, खबर जानने, आदमी की मंशा जानने के लिए अब आपके पास समाचार का ही इडियट बॉक्स नहीं रहा, अब आपके पास संचार का बहुत सारा साधन है। बस इसका सदुपयोग और दुरुपयोग की थोड़ी सी बारीकियों पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसका बड़ा बढ़िया उपयोग है, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम इशहाक खान है, धर्म मुसलमान है, और मैं उत्तर प्रदेश के फलाना जिला का रहने वाला हूँ। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त में घर पाया है। कल मेरी झोपड़ी थी और कोई आदमी पूछने नहीं आता था। चुनाव में झोपड़ी के आगे फोटो खिंचवाने के लिए जरूर नेता लोग आते थे, लेकिन फोटो खिंचवा लेने के बाद वो सब चले जाते थे और मैं पुनः उसी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर था। आज योगी और मोदी के सरकार ने हमको अपना घर दिया है। मैं मुसलमान हूं, मुझे घर मिला है, तो मुझे मुसलमान होने से क्या मतलब है? मैं तो उसको वोट दूंगा जिसने मुझको घर दिया है, जिसने मेरे सर पे छत दिया है, सम्मान की जीवन दिया है। आज लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम फलाना मोहम्मद रफीक है और मैं उत्तर प्रदेश का मुसलमान हूं। आज मेरे पास 5 लाख रुपये तक का दवा मुफ्त कराने का कार्ड है। अब 5 लाख तक की अगर कोई बीमारी होती है तो किसी भी अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा है, सरकार उसको पेमेंट करती है। तो मुझे किसी से क्या मतलब, कोई हिंदू मुसलमान से हमको क्या मतलब? हमको तो जो हमारे बीमारी में सहारा दिया हम उसको बोल देंगे। कोरोना की विभीषण जो वैश्विक महामारी थी, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। कई जगह के लोग भूखमरी से मर गए थे, और ये एक ऐसी महामारी थी जिसमें बड़ा छोटे का भेद खत्म हो गया था, क्योंकि दुकानें हर तरफ बंद हो गई थी। आदमी 2 दिन 10 दिन का राशन रखता है और महीना महीना तक दुकानें बंद थी, पर ये 2 साल तक तो आदमी परेशान ही रहा। तो अनाज आएगा कहाँ से? तो आप खाएंगे क्या? पैसा थोड़े देंगे, जो कई लोगों की स्थिति खराब कर देगी। लेकिन योगी मोदी की दूरदर्शिता ने लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया, तेल मुहैया कराया, नमक मुहैया कराया, रिफाइन मुहैया कराया और दाल मुहैया कराया। मतलब दाल रोटी खाओ और मोदी योगी का गुण गाओ जैसा माहौल दिया है, तो फिर वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का गुण गाएगा, जबकि वो देख रहा है कि ये सब चीजें जो गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन के काम में आगे कारगर साबित होंगी, वो बिना भेदभाव के चल रही हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि गरीब को आटा दिया जाएगा तो गरीब को दिया जाएगा। उसमें हिंदू मुसलमान अगला पछड़ा करके वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है, कोई छटाई नहीं हो रही है, सबको मिल रहा है और बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, बड़ा सम्मान से मिल रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद उत्तर प्रदेश और देश की जनता मोदी योगी की सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त कर रही है और मोदी योगी को अपना वोट दे रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी और बाकी लोगों को यही एक पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि हाउ कैन दे सर्वाइव इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स इफ देयर नो रूम फॉर डू। तो इन सब चीजों को देखने के बाद उनको लग रहा है कि भाई क्या करें, हाउ कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। तो ये जो चीजें वो लोग सोचते हैं, विचारते हैं, तो कहते हैं कि भाई एकमात्र उपाय है कि कुछ ड्रामा किया जाए।
और बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में राजनीति बिना ड्रामे का हो ही नहीं सकता। राजनीति में ड्रामाबाजी बड़ा मशहूर है और बड़ा जरूरी है। असरुद्दीन ओवैसी पर हमला उसी ड्रामे की एक कड़ी है। वो कड़ी आप सबको भी समझ में आ जाएगी जब आप देखेंगे उस हमला का सिलसिलेवार। अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमला नहीं, हमले का दिखावा है। और मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमलावर थे वो जरूर किसी न किसी के पेड वर्कर होंगे। वो इंडिविजुअल भारत का नागरिक नहीं है और वो कोई आवेग में आकर के कोई हमला नहीं किया। इसकी पहला संदेह तो मैंने कल ही आपको व्यक्त कर दिया था कि भाई इतनी नज़दीक से हमला किया जाता है और निशाना टायर को लगाया जाता है, जबकि आदमी बिल्कुल गाड़ी के पास खड़ा हो तो भेजे में गोली मार सकता था। दूसरा क्या है कि असरुद्दीन ओवैसी उस फायर की आवाज़ सुन करके कह रहे हैं कि 9mm का पिस्टल है। मतलब असरुद्दीन ओवैसी दो चीज़ें प्रमाणित करते हैं। पहला, जो उनको पता था कि उनके हाथ में कौन सा पिस्टल है, तो क्या असरुद्दीन ओवैसी ने वो पिस्टल मुहैया कराया था जिससे उनको पता था कि कंट्री मेड 9mm पिस्टल है? या असरुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट नहीं, एक बहुत मजे हुए हथियार के सौदागर, सप्लायर या हथियार पार्किंग है, जिससे वो आवाज़ सुन करके बता देते हैं कि कौन से हथियार से की गई फायर है। हम जैसे लोगों को तो फायर से पता नहीं चलेगा कि ये दिवाली का पटाखा या असली पटाखा है लेकिन असरुद्दीन ओवैसी आवाज़ सुन के फायर को पहचान लेते हैं कि ये 9mm का पिस्टल है। वो कहते भी हैं कि चूंकि हमारे पास लाइसेंसी हथियार हैं इसलिए मैं उस आवाज़ को पहचानता हूँ। तो लाइसेंसी हथियार तो हमारे पास भी है, तो हम तो आवाज़ नहीं पहचानते क्योंकि हम रोज फायर तो करते नहीं। वो तो साल 2 साल में कभी दिवाली वाली के पहले या कोई घर में बच्चा होता तो एक फायर कर दिया जाता था कि जान न लगे। जो मुफ्त में गोली वो जो मिली हुई है राशन से, वो अभी तक खर्चे नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ कि वो ब्लैंक की कुछ गोली रखे थे, वो खराब हो गए, पड़े आवाज़ ही नहीं, उसको फायर की जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर, ये मामला अलग है। सवाल मेरा आज का मुद्दा ये था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असरुद्दीन ओवैसी अपना असर दिखाने के लिए क्या ये फायर किए हैं, और अगर ऐसा नहीं किए हैं उनके जान को वाकई में खतरा है, जैसा कि वो लोकसभा में आज बता रहे थे बतौर मेंबर लोकसभा। वो सदस्य संसद सदस्य हैं, उस नाते उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। उस नाते उन्होंने कहा था कि मुझे बोलने दीजिए, मेरे को नज़दीक से फायर देखने का अनुभव प्राप्त हुआ है, अभी अभी मैं मौत का दीदार करके आया हूँ। अगर आप अभी नहीं बोलने देंगे तो क्या बोलेंगे पता ना, कल मैं हूँ ना हूँ। इस स्थिति में तो मान लीजिए कि मेरे ऊपर कोई हमला होता तो मैं तो सरकार से शस्त्रांग हो जाता कि भाई साहब मेरा सुरक्षा का व्यवस्था करिए, क्योंकि मैं तो लाचार और आदमी हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति उनके सामने उत्पन्न हुई है जिससे उनके जान को खतरा है और सरकार उनके जान बचाने का उपाय उनको दे रही है, तो फिर वो सुरक्षा कवच लेने से मना क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है जिस पर 2-3 मिनट आपसे बात करूंगा। आशा है आप अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और इस वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्र, 2 बातें हो सकती हैं जो मेरे समझ में आ रहा है इन सब बातों को देखते हुए कि सुरक्षा उन्होंने क्यों नहीं ली। पहला कि असरुद्दीन ओवैसी क्या कोई ऐसे षड्यंत्र में, ऐसे कुचक्र में, ऐसे गलत काम में फंसे हैं, या ऐसा कोई गलत काम करते हैं जिससे उनको इस बात का खतरा है कि अगर पुलिस वाला रात दिन हमारे साथ रहेगा तो हमारा भेद खुल जाएगा, हमारा भांडा फूट जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। क्योंकि पुलिस की पारखी नज़र है, वो सुरक्षा के साथ साथ वो सब चीज़ें भी भांप लेती हैं जहाँ जो प्रोटेक्टिव के साथ वो रहती है, क्योंकि उनको चीज़ों को सुन कर नहीं देख करके समझ लेने की क्षमता है। और वो देख लेंगे कि भाई ये तो असरुद्दीन ओवैसी और इनका परिवार बड़ा गलत काम में फंसा हुआ है, इसलिए तो सूचना सरकार को देनी चाहिए। क्या उनको इस बात का खतरा है, या इस बात का पुख्ता जानकारी है कि हमला तो हुआ नहीं था, हमने तो नाटक किया था, बेकार 10 बजे पुलिस वाले को लेकर के घूमने से क्या फायदा, मेरी निजता पर हमला हुआ। इन 2 के अलावा कोई तीसरा चीज आप सबको लग रहा हो जिस पर मेरी नजर नहीं गई है, तो कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दीजिएगा, बताइएगा, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। फिलहाल तो मैं सिर्फ 2 नतीजों पर पहुंचा हूँ। पहला
कि असरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ ऐसे कृत्य में लिप्त हैं जो पुलिस से पर्देदारी की आवश्यकता है, पुलिस से बचाव की सलाह देती है और पुलिस के सामने ना खुलने का बात रखती है। तो क्या ऐसा कोई काम करते हैं असरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जिसे पुलिस को भनक लग जाए और अगर सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले रात दिन उनके साथ रहेंगे तो वो उस काम से पर्दा हट जाएगा? या दूसरा कि कोई हमला हुआ नहीं था, असरुद्दीन ओवैसी को पता था क्योंकि उनको आवाज़ से पता है कि किसकी फायर हुई है। हाथ में पिस्टल देकर और आवाज़ देकर अगर वो बता देते हैं तो इससे तो ये साबित होता है कि क्या उन्होंने पिस्टल मुहैया कराया था क्या वोटों की पोलराइजेशन के लिए। इसलिए वो सोच रहे कि यार सुरक्षा में चले के क्या करेंगे, हमको तो पता ही है, फायरिंग तो हमने ने करवाया था, हम पर फायर हुआ थोड़ा था। इन दो चीज़ों के अलावा तीन चीज अगर आपके पास हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, मैं तो इन दो ही नतीजों पर पहुंचा। अब तीसरी कुछ बात राजनीति पर करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजीव कुमार राजभर, जी हाँ नमस्कार राजभर। उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस हमले के बाद कुछ बयानबाजियां हुई हैं। उस बयानों पर जब तक बात न की जाए तब तक बात पूरा नहीं होगा। पहला बात, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा है कि ये कानून व्यवस्था का लचर है। बिल्कुल, ये मैं भी इस बात की कहता हूँ कि भाई एक लोकसभा सदस्य के ऊपर हमला हो जाना, चाहे वो उन्हीं की साजिश क्यों न हो, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगा रहा है। इसीलिए मैं जल्द से जल्द आप लोगों से सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ को वापस कमान में लाया जाए, क्योंकि अभी का जो कमान है वो चुनाव आयोग के पास है। योगी आदित्यनाथ के हाथ में अभी कुछ भी नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ के हाथ में वहाँ का जिला कलेक्टर नहीं है जहाँ उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिला किया है, वो भी अब चुनाव आयोग के नेतृत्व पर काम करेगा पूरे प्रदेश भर के। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वो तमाम जगहों के पुलिस अधिकारी से लेकर के जिला अधिकारी तक वो सब के सब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर संचालित होंगे, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर नहीं। बल्कि सरकार तो वहाँ पर कोई नहीं है, ना तो सरकार के लोग सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ना सरकारी हुक्मनामा जारी करेंगे, ना सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मामला योगी आदित्यनाथ के हाथ से पावर चले जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि अपराधी लोगों का तो खौफ उत्तर प्रदेश में कितना था कि लोग अपने गले में तख्ती टांग के कि मैं फला फला अपराध में वंचित हूँ, कृपया हमको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, नहीं तो पुलिस हमारे इनकाउंटर कर देगी। ऐसे प्रदेश में बीच सड़क पर सीसीटीवी के सामने फायर करने जैसी गुस्ताखी अगर कोई आदमी किया है तो इससे ये साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ के शासन की तुरंत आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। चूंकि चुनाव एक बाध्यता है, चुनाव एक कानूनी जरूरी है, तो उस कानून के जरूरी को, कानून के मजबूरी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही बात कहा जाएगा कि आप इस बात को देखिए कि अगर एक दिन दो दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण से बाहर होती है तो बीच सड़क में एक संसद पर फायर हो जाता है। और अगर 5 साल के लिए योगी आदित्यनाथ बाहर हो गए, जैसा कि लोगों की मंशा है, हालांकि मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ ऐसा होने वाला नहीं है, सरकार यूपी में योगी की आएगी, लेकिन 1 मिनट के लिए कल्पना कर लेते हैं कि अगर 5 साल के लिए योगी आदित्यनाथ बाहर हो जाते हैं तो फिर तो ये लोग घर में घुस के गोली मारेंगे आपको भाई। यही एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये बात जानने के लिए जरूरी है कि योगी कितना उपयोगी है उत्तर प्रदेश में। इसलिए वीडियो बंद करने से पहले 2 बातें आपके सामने छोड़ जाता हूं। मैं चाहूँगा कि आप इनबॉक्स में या मैसेज जो कमेंट बॉक्स है उसमें आकर के बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में हमला साजिश था, राजनीतिक साजिश था, कानून व्यवस्था लचर होने की सबूत था, या अपराधियों को इस बात का पता होना कि अभी नियंत्रण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नहीं चुनाव आयोग की है, इसलिए वो निश्चिंत हो गए थे। इन सब बातों से आप मुझे अवगत कराइएगा तो मेरे वीडियो की गुणवत्ता बढ़ेगी और जो चीज़ मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो आपके माध्यम से देश की जनता जानेगी। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे संपर्क करते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, कृपया आप अपना बचाव करें,
और ज़रूरत से बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। हालांकि सरकारों ने अपने मजबूरी के लिए सब कुछ खोल दिया है। दिल्ली की सरकार ने सोमवार से वो तमाम चीज़ों पर से बाउंडेशन हटा लिया है जो लगाया था। एक बहुत ज़रूरी काम उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार ने किया जिसको पहले कर देना चाहिए था कि आप गाड़ी में अगर अकेले बैठे हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों को बड़ा परेशानी होती थी, इतनी बड़ी गाड़ी में हम अकेले होते थे, लेकिन 2000 रुपये के चालान के डर से और कानून की इज्जत की वजह से मास्क लगाए रहते थे, जिसमें सांस लेने में समस्या होती थी, परेशानी होती थी। अब उससे निजात मिल गया है। अगर मैं अपनी गाड़ी में या आप अपनी गाड़ी में अकेले हैं तो आपको मास्क की आवश्यकता नहीं है। सद्बुद्धि आई उत्तर प्रदेश दिल्ली के सरकार को, इसलिए कि हाई कोर्ट ने इसको बेमतलब और बेमानी बताया था, यूजलेस बताया था। तो उच्च न्यायालय के फटकार से ही केजरीवाल को समझ आया है। आज केजरीवाल के घर घर शराब के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज दिल्ली में एक व्यापक जन आंदोलन शुरुआत किया है, उसमें आज स्मृति ईरानी ने दिल्ली वासियों को वर्चुअली संबोधित किया था और दिल्ली में शराब के दुरुपयोग और शराब के प्रमोशन पे अरविंद केजरीवाल का सारा ध्यान लगाने का जो मीन मेक और पोस्टमार्टम निकाला वो बड़ा ही सराहनीय था। स्मृति ईरानी के संबोधन में मैं भी था और मुझे ये जानकर के आश्चर्य हुआ कि शायद अरविंद केजरीवाल ने शराबी महिलाओं के लिए कोई छूट दिया है और साथ में उसकी ट्रेनिंग का भी व्यवस्था किया है कि हमारी माताएं बहनें शराब पिए और कैसे पिए इसका ट्रेनिंग ले। ये हास्यास्पद नहीं, दुखद है। और इसी दुखद नोट पर केजरीवाल से दुखी राकेश परमार आप सबको होशियार करता है कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार, संस्कारी सरकार, योगी आदित्यनाथ जैसे किसी योगी की सरकार। जय हिंद, वंदे मातरम।